सोचिए, आप एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ हों, बादलों से घिरी वादियां हों और रात में पूरा शहर तारों की तरह जगमगा रहा हो। क्या आप उस खूबसूरती में खुद को भूल नहीं जाएंगे? लेकिन बच्चों, साना साना हाथ जोड़ी सिर्फ सिक्किम की खूबसूरत वादियों की कहानी नहीं है। यह पाठ हमें प्रकृति की सुंदरता के साथ साथ मानवीय संवेदनाओं, मेहनत और जीवन के गहरे अर्थों से भी परिचित कराता है। तो आज इस वीडियो में इस कक्षा 10 कृति का पाठ 2 साना साना हाथ जोड़ी को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे और जानेंगे कि आखिर साना साना हाथ जोड़ी का क्या अर्थ है। लेखिका इस यात्रा से क्या संदेश देना चाहती है? देखिए, इस पाठ की जो लेखिका है, हिंदी साहित्य की आधुनिक लेखिका मधु कंकड़िया का जन्म 1957 में कोलकाता शहर में हुआ। इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए तथा कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया। इन्होंने विशेषकर गद्य साहित्य संबंधी रचनाएं लिखी जो इस प्रकार है: पत्ताखोर, सलाम आखरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए, अंत में यीशु, चिड़िया ऐसे मरती है, भरी दोपहरी के अंधेरे, 10 प्रतिनिधि कहानियाँ, युद्ध और बुद्ध, बादलों में बारूद। मधु कंकड़िया की रचनाएं विचारात्मक तथा संवेदना की दृष्टि से नवीन है। इनकी रचनाओं के विषय में सामाजिक समस्याओं से संबंधित हैं, जैसे संस्कृति, महानगर की घुटन, असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ती नशे की आदत, लाल बत्ती इलाकों की पीड़ा आदि इन्होंने लिखी है। देखिए, इसमें पात्र कौन कौन है। इसमें पात्र सबसे पहले स्वयं लेखिका है। लेखिका ने ही ये पाठ लिखा हुआ है। देखिए, लेखिका एक संवेदनशील, जिज्ञासु और प्रकृति प्रेमी व्यक्तित्व की प्रतिनिधि है। वे यात्रा के दौरान केवल बाहरी सौंदर्य को नहीं देखती, बल्कि लोगों के श्रम, संघर्ष, आस्था और संस्कृति को भी गहराई से अनुभव करती हैं। और जितेन नार्गे, देखिए जितेन नार्गे कौन है? ये गाइड है। यह एक अनुभवी, सरल और ज्ञानवान स्थानीय गाइड है। यह सिक्किम की संस्कृति, बौद्ध परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं और प्राकृतिक स्थलों की जानकारी सहजता से देता है। देखिए, ये है सिक्किम की राजधानी गंगटोक। पाठ का सार। लेखिका के गंगटोक इसे क्षेत्रीय भाषा में कहते हैं और वैसे इसे गंगटोक कहते हैं। गंगटोक शहर सुबह, शाम और रात हर समय बहुत अच्छा लगता है। यहाँ की रहस्यमयी सितारों भरी रात लेखिका को सम्मोहित सी करती प्रतीत होती है। लेखिका ने यहाँ एक नेपाली युवती से प्रार्थना के बोल बोलने सीखे थे। साना साना हाथ जोड़ी अर्थात गर्देहु प्रार्थना, हरमो जीवन तिम्रो कौशेली, जिसका हिंदी में अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। सुबह लेखिका को युमथांग के लिए निकलना था। जैसे ही उनकी आंख खुलती है, वह बालकनी की ओर भागती है, क्योंकि उन्हें लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा यानी कि हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी दिखाई देती है। उस सुबह मौसम बहुत अच्छा होने के बाद भी आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका हुआ था, जिसके कारण लेखिका को कंचनजंगा दिखाई नहीं पड़ी, किंतु सामने तरह तरह के रंग बिरंगे ढेर सारे फूल दिखाई। गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। लेखिका के साथ चल रहे ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे उन्हें बताते हैं कि यहाँ के सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियों और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी। आगे बढ़ने पर उन्हें एक स्थान पर एक कतार में लगी सफ़ेद बौद्ध पताकाएं दिखाई दी। नार्गे उन्हें बताता है कि यहाँ बुद्ध की बहुत मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं और उन्हें उतारा नहीं जाता। ये स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार कोई नया कार्य आरंभ करने पर भी पताकाएं लगाई जाती हैं, लेकिन ये पताकाएं सफ़ेद न होकर रंगीन भी होती हैं। लेखिका को जगह जगह पर दलाई लामा की तस्वीर दिखाई देती है। यहाँ तक कि जिस जीप में वह बैठी थी उसमें भी दलाई लामा का चित्र लगा हुआ था। थोड़ा आगे चलने पर कभी लॉन्ग स्ट्रोक स्थान आता है, जिसे देखते ही जितेन बताता है कि यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। इस स्थान पर तिब्बत के ची खे बमसन लेपचाओ के सोमेन से कुंते के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे तथा उसकी याद में यहाँ पर एक पत्थर स्मारक के रूप में भी है। लेखिका को एक कुटिया में घूमता हुआ चक्र दिखाई देता है, जिस पर नार्गे उन्हें बताता है कि इसे धर्म चक्र कहा जाता है। इसे लोग प्रेयर व्हील भी कहते हैं। इसके विषय में यह मान्यता है कि इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। कुछ और आगे चलने पर बाजार, बस्तियां, लोग पीछे छूटने लगते हैं। कहीं कहीं स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कर्टन यानी कि गत्ते का बक्सा ढोते हुए बोने से बहादुर नेपाली मिल रहे थे। ऊपर से नीचे देखने पर मकान बहुत छोटे दिखाई दे रहे थे। अब रास्ते वीरान, संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे।
हिमालय विशालकाय होने लगा था। कहीं पर्वत शिखरों के बीच दूध की धार की तरह झरझर नीचे गिरते हुए जलप्रपात दिखाई दे रहे थे, तो कहीं चांदी की तरह चमक मारती तीस्ता नदी, जो सिलीगुड़ी से ही लगातार लेखिका के साथ चली आ रही थी, बहती हुई दिखाई दे रही थी। अब जीप सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल नामक स्थान पर रुकी, जहां एक विशाल सुंदर झरना दिखाई दे रहा था। सैलानियों ने कैमरे से उस स्थान के चित्र लेने शुरू कर दिए। लेखिका यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य में इतना खो गई कि उसका दिल वहां से जाने को नहीं कर रहा था। आगे चलने पर लेखिका को हिमालय की रंग बिरंगी चोटियां नए नए रूपों में दिखाई देती हैं, जो अचानक बादलों के छा जाने पर ढक जाती हैं। धीरे धीरे धुंध की चादर के छट जाने पर उन्हें दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ दिखाई देते हैं, जो अब अपने श्रेष्ठतम रूप में उनके सामने थे। इस स्थान को देखकर लेखिका को ऐसा लगता है मानो स्वर्ग यहीं पर है। वहां पर लिखा था थिंक ग्रीन, जो प्रकृति और पर्यावरण के प्रति सजग होने की बात कह रहा था। लेखिका वहां के प्राकृतिक सौंदर्य से इतना प्रभावित होती है कि जीप के कुछ देर वहां रुकने पर वह थोड़ी दूर तक पैदल ही के सौंदर्य को निहारने लगती है। उनकी यह मुग्धता पहाड़ी औरतों द्वारा पत्थरों को तोड़ने की आवाज से टूटती है। लेखिका को यह देखकर बहुत दुख हुआ। कितने सुंदर प्राकृतिक स्थान पर भी भूख मौत जीवित रहने की जंग चल रही थी। वहां पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी ने बताया कि जिन सुंदर स्थानों का दर्शन करने वह जा रही है, यह सब इन्हीं पहाड़ी महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे हैं। यह काम इतना खतरनाक है कि जरा भी ध्यान चूका तो मौत निश्चित है। लेखिका को ध्यान आया कि एक स्थान पर सिक्किम सरकार का लगाया हुआ बोर्ड उसने पढ़ा था, जिस पर लिखा था एवर वर्डर हु डिवाइड डेथ टू बिल्ड दिस रोड्स। इसका हिंदी अनुवाद था, आप आश्चर्य करेंगे कि इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। वास्तव में कितना कम लेकर भी ये पहाड़ी स्त्रियां समाज को कितना अधिक वापस कर रही हैं। जब जीप और ऊंचाई पर पहुंची तो 7-8 वर्ष की उम्र के बहुत सारे बच्चे स्कूल से लौट रहे थे। जितेन उन्हें बताता है कि यहाँ तराई में ले देकर एक ही स्कूल है, जहाँ 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। पढ़ाई के अतिरिक्त ये बच्चे शाम के समय अपनी माँ के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं और जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। युमथांग पहुंचने के लिए लायुंग में जिस मकान में लेखिका व उनके सहयात्री ठहरे थे, वह तीस्ता नदी के किनारे लकड़ी का एक छोटा सा घर था। वहां का वातावरण देखकर उन्हें लगा कि प्रकृति ने मृत्यु को सुख शांति, पेड़ पौधे, पशु सभी कुछ दिए हैं, किंतु हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय ताल और गति से खिलवाड़ करके अक्षम्य क्षमा के योग्य न होने वाला अपराध किया है। लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरमय थी। वहां के अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार है। लेखिका सुबह के लिए ही पहाड़ों की बर्फ देखने निकल जाती है, परंतु वहां जरा भी बर्फ नहीं थी। लायुंग में एक नवयुवक उन्हें बताता है कि प्रदूषण के चलते यहाँ बर्फबारी लगातार कम होती जा रही है। बर्फबारी देखने के लिए लेखिका अपने सहयात्रियों के संग लायुंग से 500 फीट की ऊंचाई पर स्थित कटाव नामक स्थान पर जाती है। इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। कटाव जाने का मार्ग बहुत दुर्गम था। सभी सैलानियों की सांसें रुकी हुई थी। रास्ते धुंध और फिसलन से भरे थे, जिनमें बड़े बड़े शब्दों में चेतावनी लिखी थी, इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड, दुर्घटना से देर भली सावधानी से मोटली। कटाव पहुंचने के रास्ते में दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई देने लगे। पहाड़ ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने उन पर पाउडर छिड़क दिया हो या साबुन के झाग चारों ओर फैला दिए हों। सभी यहाँ बर्फ पर कूदने लगे। लेखिका को लगा शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी और जीवन के गहन सत्यों को खोजा होगा। लेखिका की मित्र मणि एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिम शिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो यही बर्फ सिलाए पिघल पिघल कर जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। वहां से आगे बढ़ने पर उन्हें मार्ग में इक्की दुक्की फौजी छावनियां दिखाई देती हैं। वहां से थोड़ी ही दूरी पर चीन की सीमा थी। जब लेखिका ने एक फौजी से पूछा कि इतनी कड़कड़ाती ठंड, उस समय तापमान 15 डिग्री सेल्सियस था, में आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी, तो उसने उत्तर दिया, आप चैन की नींद सो सकें इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। थोड़ी दूर एक फौजी छावनी पर लिखा था, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। लेकिन लेखिका को भारतीय सैनिकों पर बहुत गर्व होता है। वह सोचने लगती है कि पौष और माघ के महीनों में जब केवल पेट्रोल को छोड़कर सब कुछ जम जाता है, उस समय भी सैनिक हमारी रक्षा के लिए दिन रात लगे रहते हैं। युमथांग की घाटियों में ढेरों प्रेयुता और सनरोडेंड्रो के फूल खिले हुए थे। जितेन उन्हें बताता है कि अगले 15 दिनों में पूरी घाटी फूलों से भर उठेगी। लेखिका युमथांग में चिप्स बेचती हुई एक युवती से पूछती है, क्या तुम सिक्किमी हो? वह युवती उत्तर देती है, नहीं, मैं इंडियन हूँ। लेखिका को यह जानकर बहुत प्रसन्नता होती है कि सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत प्रसन्न हैं। जब लेखिका तथा उसके साथी जीप में बैठ रहे थे, तब एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट लिया।
काट दिया। लेखिका के साथी मणि बताती है कि यही पहाड़ी कुत्ते हैं जो केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं। वापस लौटते हुए जितेन उन्हें जानकारी देता है कि यहाँ पर एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के पैरों के निशान हैं। कहा जाता है कि यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिड़क कर बाहर गिर गए थे और जिस स्थान पर चावल छिटक गए थे वहाँ चावल की खेती होती है।